बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ टास्टा, आमिर मतीन साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। आज प्रोग्राम का आगाज होगा तो सबसे पहले आपको बताएंगे कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और सैयद खुर्शीद शाह साहब की एक मुलाकात हुई है, जिसमें जरदारी साहब पनामा लीक्स के मामले पर डट चुके हैं। वाज़े पैगाम दे दिया गया है कि एहतसाब सबसे पहले शरीफ खानदान से ही शुरू किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या आसिफ अली जरदारी साहब के ऐलान के बाद शरीफ खानदान की वज़ीर आज़म हाउस में दिन खत्म होने के करीब हैं, खत्म होने जा रहे हैं। और दूसरी जानिब हमने ये भी देखा कि पार्लियामान में मौजूद किस तरह से गैर पार्लिमानी अल्फाज पर उतरे। मामला हल होने जा रहा था, ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से माफी मांगी गई, मगर शेरी मज़ारी ने उनकी माफी को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तानी पार्लियामेंट की अगर बात करते हैं तो इसमें जलसे जुलूसों का रंग आखिर क्यों इतना गालिब आता जा रहा है। लीडरों की अगर बात करें तो लीडर्स का एक दूसरे को मुनासिब अल्फाज से मुखातिब ना करना क्या हमायतियों पर मनफी असरात मुरतब कर सकता है। जब प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की जानिब हम बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कल भी हमने शौकत अजीज की किताब से मुताल्लिक बात की, जिसको वाज़े तौर पर डब्बा फिल्म ही करार दिया जा सकता है। अपनी सवाने हयात उन्होंने लिखते खुद को फरिश्ता भी साबित किया। और ये भी आपको बताएंगे कि शौकत अजीज ने किस तरह से 10 करोड़ मालियत, जरा गौर कीजिएगा, 10 करोड़ मालियत है जिसके 1100 के करीब तहाफ थे, सिर्फ 2.5 करोड़ में उन्होंने हासिल किए। शौकत अजीज ने सरकारी तोशाखानों से क्या कुछ था जो नहीं समेटा, इसमें भी इसकी सारी तो तफसील है वो हम अपने प्रोग्राम से आप तक पहुंचाएंगे। जब प्रोग्राम के तीसरे हिस्से की जानिब हम बढ़ेंगे तो बताएंगे कि आपको कि पाकिस्तान में एक इदारा मौजूद है नैब का, जिसने गैर मुल्की फर्म्स के साथ कुछ मुआहदे तो नहीं कहा जा सकता, गलत मुआहदे किए थे और उनके नतीजे में लेने के देने भी पड़ गए थे। आपको बताएंगे कि ये मुआहदे क्यों किए गए थे और कौन सा सालों से चलने वाला ऐसा तनाज़ा है जो अभी तक हल नहीं हो सका। प्रोग्राम का जो आखिरी हिस्सा होगा उसमें यकीनन हमेशा की तरह आज भी हम दुबई लीक्स के ऊपर ही बात करेंगे। कल भी अपने प्रोग्राम में हमने जिक्र किया था कि एफबीआर की जानिब से एक खत लिखा गया है दुबई हुकूमत को कि उन्हें खुफिया जायदादें जो हैं उनकी डिटेल्स फराहम की जाएं। लेकिन कल चूंकि हम इस प्रोग्राम के इस हिस्से में इसको डिस्कस नहीं कर पाए तो आज आपको बताएंगे कि दुबई हुकूमत की जानिब से एफबीआर को क्या जवाब दिया गया। क्लासा साहब, सबसे पहले चूंकि आज मुल्की सूरत हाल पर हम सबसे पहले बात करेंगे। खुर्शीद शाह साहब और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात हुई है तो जरदारी साहब तो डट गए हैं, लचक का मुजाहरा नहीं होने वाला। वो कहते हैं जागते रहना, साढ़े ना रहना। जरदारी साहब पे अगर भरोसा करके पूरी कौम बैठ गई तो जरदारी साहब के हवाले से इतना ही कहा जा सकता है। आपको याद है एक आर्टिकल छपा था वहाँ पे, मेरे को फाइनेंशियल टाइम्स में था सर, जिसमें कहा गया था कि जब ये मिलने के लिए गए थे वहाँ पे, मेरा ख्याल उस वक्त ये ब्राउन थे, इनके गोल्डन ब्राउन प्राइम मिनिस्टर थे, तो इन्होंने उनसे हाथ मिलाया। तो उन्होंने कहा, वहाँ के अखबार ने या कालम निगार ने लिखा, उसने कहा जनाब अब अपनी जो आपकी उंगलियां हैं वो जरा गिन लीजिएगा कि वो 4 उंगलियां और 5वां थंब वापस आया है या जरदारी साहब ने कुछ ले लिया है। ये बाकायदा वहाँ पे उनको कहा गया था। दूसरा आपको याद होगा इनका एक तारीखी इंटरव्यू है, तारीखी इनका अकवाल ज़री हैं इनकी, जब यहाँ पे इसमें मरी में भूरबन में एक डील की थी नवाज शरीफ के साथ कि हम इफ्तिखार चौधरी साहब और दीगर जजेस को बहाल करेंगे। डील हो गई, साइन हो गई और मुकर गए। अब हिस्बे आदात हिस्बे रिवायत तो जरदारी साहब मुकर गए। तो किसी ने पूछा इंटरव्यू में, उन्होंने जरदारी साहब आपने तो वादा फरमाया था, आपने बकायदा साइन किए थे। अच्छा। उन्होंने बड़ा अपनी उनकी रिवायती मुस्कुराहट के साथ कहा तो भाई वादा किया था, कोई कुरान की आयत थोड़ी थी कि उससे मुकरा नहीं जा सकता। तो जरदारी साहब तो ये मैं थोड़ा 2-4 बातें बता रहा हूँ, इससे ज्यादा भी मैं कुछ बता सकता हूँ, लेकिन एक एहतराम का तकाजा मैं यहीं पे ब्रेक्स लगा लेता हूँ क्योंकि उंगलियां गिनने तक या वहाँ पे कुरानी अपनी आयतें वगैरह पे। जरदारी साहब जो हैं, मेरी कल कुछ 1-2 पीपल्स पार्टी के लोगों से इस शो के बाद मुलाकात हुई है। बड़े अरसे बाद पीपल्स पार्टी वालों से कोई बैठने का मौका मिला है, टॉप के लोग थे। अब उसमें मसला ये है कि जिन लोगों से हमारी मुलाकात हो रही है वो पंजाब से हैं। ठीक इस जरा जहन में रखने की आपको जरूरत है ताकि आपको सियासत समझ आए कि पीपल्स पार्टी में इस वक्त डिलेमा क्या है। पंजाब का जो पॉलिटिशियन है वो डिफरेंट सोचता है, वो एंटी नवाज भी है, वो एंटी पार्लियामेंट भी है, वो टारगेट भी करता है, हिट भी करता है, वो लड़ाई झगड़े के लिए भी तैयार है, सब कुछ करने को तैयार है। लेकिन सिंध का जो सियासतदान है वो जो है वो बिल्कुल वो कहते हैं नहीं पार्लियामेंट भी चलनी चाहिए, नवाज शरीफ साहब को आपको हटाना भी नहीं चाहिए, खुर्शीद शाह वगैरह हैं। बल्कि वो ये भी बता रहे थे कि जब हम ये कहते हैं कि पंजाब में हमारी बिल्कुल खत्म हो गई पीपल्स पार्टी, आपकी दोस्ती की वजह से, आपकी मुफाहमत की वजह से 148 सीट्स हैं पंजाब में और मासिया मेरा ख्याल है उसके अहमद महमूद के मखदूम उसके, तो बाकी तो 148 में से तो आपने 147 सीट्स पंजाब में हार दी हैं। जो पंजाब में हार जाता है इलेक्शन वो पूरे मुल्क में इलेक्शन हारता है, चाहे
आप तीनों सूबों में जीत के क्यों ना आ रहा हूं। वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ पे आप जो स्टांस है ज्यादा सख्त रखें, तो सिंध वाले उनको टांट करते हैं। ये इनकी मीटिंग्स की अंदरूनी कहानी बता रहा हूं। वो कहते हैं आप इसलिए हमारे खिलाफ हैं, पार्लियामेंट के खिलाफ हैं, नवाज शरीफ के खिलाफ हैं, क्योंकि आप पंजाब से हार गए हैं। तो ये इनके दरमियान टग ऑफ वार है। एक ग्रुप है जिसको खुर्शीद शाह उसको लीड कर रहे हैं, एक दूसरा ग्रुप है जिसको आप हाकिश कह लें, वो हमारे दोस्त नदीम अफजल चंद जैसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि जनाब कि अगर आपने दोस्ती की, ये जो आपने मंत्र यहाँ पे मंत्र पढ़ रहे हैं ना दोस्ती के, खत्म ना किए तो एक साल आपका रह गया है, उसके बाद अगले साल जो है इनका इलेक्शन का एक मोड शुरू हो जाएगा और पीपल्स पार्टी ने अपने आप को रिवाइव ना किया तो ये सारी खत्म हो जाएगी यहाँ पे। सो ये दो ग्रुप्स हैं। खुर्शीद शाह जो हैं वो सिंधी ग्रुप को लीड कर रहे हैं। खुर्शीद शाह का स्टांस डिफरेंट है क्योंकि पंजाब से पार्लियामेंट में कोई नहीं है, ये जहन में रखें। पंजाब पीपल्स पार्टी से आपकी कौमी असेंबली में एक मेंबर भी नहीं है, वो मखदूम साहब होने ना होने के बराबर। इस वक्त पीपल्स पार्टी की कौमी असेंबली में पंजाब से एक भी एमएनए नहीं है। अब ऊपर देखें तो वहां पे एतजाज एहसान है, वो कुछ ना कुछ वो लगे रहते हैं। सो ये जो खुर्शीद शाह साहब को बुलाया जा रहा है, ये वो ग्रुप है जो चाहता है कि पार्लियामेंट में नवाज शरीफ से मैक्सिमम फायदे क्या ले सकते हैं, हम अपने बेनिफिट्स क्या ले सकते हैं। जरदारी साहब अपनी हाइप इसलिए क्रिएट कर रहे हैं कि इन्होंने डॉक्टर आसिम को रियायत लेके देनी। अब क्योंकि नैब उसमें इन्वॉल्व हो चुका है, अब उसमें रेंजेस निकल गई है। अब ये नवाज शरीफ साहब को जो टाइट किया जा रहा है, थोड़ा सा इनका स्क्रू टाइट किया जा रहा है, उसके पीछे डॉक्टर आसिम हुसैन जो कनाडा की बातें आनी शुरू हो गई हैं। और लास्टली रही सही जो वो कसर थी वो बिलावल भुट्टो ने पूरी कर दी जब उन्होंने कल के ट्वीट में कहा पंजाबिस्तान, बिल्कुल उस पे भी हमने पंजाबिस्तान की बात की। उसके लिए भी पीपल्स पार्टी के जो पंजाब के जो लोग हैं वो हट थे इस पे। वो कहते भाई मेरे कि आप इस तरह की बात करेंगे, आपको सिंध में तो ठीक है वोट मिल जाएगा, लेकिन तो पंजाब में क्या होगा? आप उसको पंजाबिस्तान कहने की कोशिश कर रहे हैं। सो पीपल्स पार्टी मेरा ख्याल है इस वक्त ये क्राइसिस में तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन इन्हें कोई पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि बियॉन्ड 2016, 17, 2018 का इलेक्शन इन्होंने कैसे लड़ना है। अभी तक इनके पास कोई हिकमत अमली नहीं। जी आमिर मतीन साहब, मैं ज़रा इसी बात को ज़रा दूसरे जाविये से देखना चाहता हूँ कि आप इमेजिन करें कि आप असद ज़रदारी की जगह पे बैठी हुई हैं, ठीक, दुबई में बैठी हुई हैं, आप पाकिस्तान में आप आ नहीं सकती हैं। पार्टी के अंदर जोर है कि जनाब असद ज़रदारी का जब नाम आएगा, कायरा साहब ने वहाँ अपने हल्के में जो वायद एक नाज़म की सीट जीती थी वहाँ पे तस्वीर असद ज़रदारी की नहीं लगाई थी। वो कह रहे हैं जनाब बिलावल को आगे करें, असद ज़रदारी का शक्ल और नाम जहाँ आएगा वहाँ वोट नहीं मिलता। सही। तो वो उनको क्या जरूरत है, कौन सी जमहूरियत बचानी या गवर्नमेंट बचानी या सारी, तो वो उनकी एक डेस्परेशन है कि जनाब इस सिस्टम में हमें तो कुछ नहीं मिल रहा, शायद ये टूट जाए और कुछ इसका तोड़ मरोड़ हो जाए तो शायद उसमें से कुछ भला हो जाए। डेस्परेशन, क्योंकि घूम फिर के पीपल्स पार्टी पूरे पंजाब से निकल गई, बाकी सूबों से निकल गई, इवन सिंध के अंदर रूरल उसके तक देहात तक रह गई है। और वहाँ भी बदीन में जिस तरह हुआ, मिर्जा साहब ने गए, वहाँ भी चंक्स नज़र आने शुरू हो गए हैं बड़े बड़े कि नेक्स्ट इलेक्शन में कुछ 6-7 और मिर्जा साहब जैसे आ गए तो वहाँ मिर्जा साहबा बन जाएगी और एक बिल्कुल टंगा पार्टी जिस तरह PMLQ बन गई ना, तो ये उस तरह बनेगा। तो ये तो डेस्परेट है। दूसरा ऑफ कोर्स उन्होंने जो उनको उम्मीदें थी कि इसमें से नवाज शरीफ के साथ मिलके अगर हम चलाएंगे, वो जमाने गए कि जब पीपल्स पार्टी असूलों की सियासत करती थी, जमहूरियत की बका के लिए करती थी। नहीं ज़ियाउल हक के दौर में बताया ना कौम को कि 30 साल पहले की बात है। 30 साल पहले ज़ियाउल हक के दौर में या बीपी के होते हुए थोड़ी सी लिप सर्विस जरूर कर देते थे, केजली इधर उधर की बातें करते हैं, तो वो जो एक हल्की सी एक पर्दा था वो भी अब खत्म हो गया है। इस वक्त मैकियावेलियन सियासत अरूज पे है। वो कह रहे हैं कि यार इसमें से मैं कोई जुगाड़ लगाऊं, कोई जोड़ तोड़ करूं, जिस तरीके से पकड़ूं। और ये डेस्परेशन, ये जो ऊपर से कंफ्यूजन है, जिस तरह अभी क्लास साहब कह रहे थे, वहां 6 किस्म की पीपल्स पार्टियां बन चुकी हुई हैं। एक असद ज़रदारी की पार्टी है, एक उनकी ज़ाहिरा हमशीरा है, एक फिर उसके बाद ये मुख्तलिफ धड़ेबंदियां अंदर हो गई। रिसेंट है कि टप्पी और जो है शर्जील वगैरह ये वर्चुअली कैंप सियासतदारी के बाहर जा चुके हैं। लोगों ने कहा यार ये माल कमा के चले गए हैं, तो वो एक है। फिर बिलावल का एक कैंप है। फिर बिलावल के कैंप के आगे 2 लड़ाइयाँ हैं, एक तरफ से उसको पुप्पो खींचती है, एक तरफ से शेरी रहमान साहबा का इन्फ्लुएंस है। उसके बाद पंजाब वाले खड़े हैं, उनको नजर आ रहा है कि यार अगले इलेक्शन में ना तो कोई MNA जीतेगा, जो सूरत हाल नजर आ रही है, और MNA नहीं जीतेगा तो इस वक्त जो अपर हाउस सेनेट के अंदर कुछ उनकी नुमाइंदगी है, एतजाज एहसन ये वो सब फारिग हो जाएंगे।
बिल्कुल जो जिनके 3-3 साल रह गए हैं तो वो वहां से भी, और आइंदा कोई रीइलेक्ट भी नहीं हो सकेगा, क्योंकि जब एमपी नहीं होंगे तो सेनेट में कैसे आएंगे। तो ये एक लार्जर सिनेरियो है पीपल्स पार्टी का, जिसमें नीचे से नीचे आ रही है। उस डिस्प्रेशन में जो आखिरी बात इन्होंने की है कि वो बिलावल साहब ने पता नहीं बेवकूफ़ी में, पता नहीं अपनी कुछ चालाकी है, उनका बचपना है क्या है, कि जी ये पंजाबिस्तान का बजट, पंजाबिस्तान का बजट। भाई बात ये है कि या तो आप करें ना कि हाँ सराइकी वाले से आप कार्ड खेल रहे हो और आप उसले कहें जी लाहौर तख्त लाहौर है, ये अल्फाज होते तो समझ आता है कि पसमानदा तबकों की बात कर रहे हैं ये। मगर इसके अंदर लगता है कि जनाब ये सिंध कार्ड खेल रहे हैं, वो जो 40 साल पुराना होता था एक ज़माने में कि सिंधी देश जो है वो वरना आ जाएगा अगर पीपल्स पार्टी ना हुई, चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर ये वो था कि जनाब नहीं करेंगे तो हम ये बस वो अभी कोई किसी को परवाह नहीं है कि ये पंजाबिस्तान के उस बेचारे बच्चे को रटा लगवा देते हैं नारों का। वो अपने कभी नाना के नारे लगा रहा होता है, कभी अपनी वालदा के नारे लगा रहा होता है बगैर तनाजुर के, उसको कुछ नहीं पता कि इसका क्या मतलब है, और वो पता नहीं किसी और जनरेशन की और दुनिया के नारे हैं। ये ज़माना और आ चुका है। की जानिब से अक्सर तनकीद का इसी वजह से क्लासेस सब सामना रहता है। तो हम चूंकि ब्रेक पर जाने वाले, लेकिन क्लासेस ब्रेक पर जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि कुछ हम ख्वाजा साहब की भी बात कर लें। उन्होंने माफी तो मांग ली है मगर अपोजिशन ने तो उससे मुस्तरद कर दिया। बात करता हूँ मैं थोड़ा सा, मेरा ख्याल है उसको ये बिलावल को अपना पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव ठीक करने की जरूरत है। ये जहन में रखें कि वो जिन पंजाबीज को टारगेट कर रहे हैं इनसे तो पूरा सराइकी कार्ड भी नहीं खेला गया। समझदार होते तो पिछले इलेक्शन 2013 में सराइकी सूबा आप उसको सेपरेट कर देते, आराम से 20-30 अब सीटें निकाल लेते वहां से। वो भी आपने जाहिर किया। जरदारी साहब ने जो बड़ा आके ग्रेटर उन्होंने गेम खेलने की कोशिश की, गिलानी साहब ने भी उसमें आकर लिप सर्विस ज्यादा की, एक्ट उन्होंने ज्यादा नहीं किया। अब सराइकी कार्ड भी नहीं खेल सके। अब आप कह रहे हैं पंजाबिस्तान बन रहे, पंजाब में आप जहन में रखें कि सबसे ज्यादा पीपल्स पार्टी जीती रही है। लाहौर जो है भी पंजाबियों का गढ़ है ना, ये इसमें भुट्टो साहब जीते हुए हैं। सो अब जब तमाम पंजाबीज को आप टेक ऑन करेंगे एक ही अपने ट्वीट के साथ कि पंजाबिस्तान बन रहा है, तो थोड़ी सी भी जो सिंपैथी आपकी उसमें सेंट्रल पंजाब या नॉर्थ में रह गई हैं, तो बिलावल भुट्टो साहब के जो एडवाइजर हैं वो सारी के सारे सिंपैथीज वो ज़ाय कर रहे हैं, क्योंकि साउथ में पहले फारग हो चुके हैं। हाँ, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने बेट्रेल किया है, धोखा दिया है सराइकियों को, सराइकी सूबा नहीं बनाया, इन्होंने कहते रहे लेकिन बनाया नहीं। हालांकि सबसे बड़ी अच्छी पॉलिटिकल इनकी मूव होनी थी अगर ये सूबा बनाते कि 30-35 आप सीट्स वहां से जीत के आते सिंध से, आपको 30-35 आपको सराइकी इलाकों से मिल जाती है, 70-80 ये लेके 8-10 अगर आप यहाँ सेंटर से जीतते तो इस पोजीशन में आ जाते हैं कि खवातीन की मिला के उसके साथ माइनॉरिटीज की मिला के 120-25 बाकी आप अलाइज अपने साथ मिला के हुकूमत बना लेते हैं, जैसे 2008 में बनाई थी। आपने सराइकियों को भी धोखा दिया, उनसे भी गए। अब आपको जो अगर पंजाबी रह गए थे जो समझते थे वो जो ना पुराना पीपल्स पार्टी का जियाला बैठा था, तो पंजाब से पीपल्स पार्टी को बड़ा बोर्ड आके मिला। बेनजीर भुट्टो ने कहां लैंड किया था 1986 में जब वापस आई थी, कराची में तो लैंड नहीं किया, लड़काना में लैंड तो नहीं किया था उन्होंने, तो वहां पंजाबियों का गढ़ जो है ये लाहौर है, लाहौर में किया था। सो जब ये कहते हैं बात, ये बिलावल आके एक अक्रॉस द बोर्ड स्वीपिंग स्टेटमेंट देगा जी पंजाबिस्तान है, तो मेरा ख्याल है ही इज डूइंग अ बिग डिससर्विस टू हिमसेल्फ। ठीक और साथ में अपनी पार्टी को भी कर रहे हैं, अपनी वालदा को भी कर रहे हैं, अपने नाना को भी कर रहे हैं, जिनको पंजाब में चाहे सराइकी हूं या आपके सेंट्रल या नॉर्थ के पंजाबी हूं, इवन पोठवारी हूं, इन लोगों ने ज्यादा इज्जत दी थी। पीपल्स पार्टी जीतती यहां से रही है, रावलपिंडी से जीतती रही है, लाहौर से जीतती रही है। यानी कि 2018 से पहले वही बात है क्लासेस साहब, यानी 1 साल सिर्फ रह गया है, उसके बाद अगर तो कामयाब पॉलिसी बना लेती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हो सकता है कि रिवाइव हो सके, लेकिन इस तरह की हरकतें, इस किस्म के ट्वीट्स के साथ लगता है जो वोट बैंक रह गया है वो भी खत्म हो जाएगा। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, जब वापस आएंगे ख्वाजा साहब से मुताल्लिक तो बात होगी, लेकिन अपने मुंह आप मियां मिठू बनने वाले शौकत अजीज की तोशा खाना से लूट मार की एक कहानी है, वो भी आपको सुनाएंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। क्लासेस साहब, कल हमने डिस्कस किया था शौकत अजीज साहब ने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसमें खुद को उन्होंने फरिश्ता साबित किया, मगर कौमी खजाने को भी तो करोड़ों का नुकसान पहुंचा के गए थे। जरा लूटमार की कहानी तो सुनाएं। वो कहानी सुनाता हूं, मैं वो उस पर बात करता हूँ। आज एक मैं चाहता हूँ थोड़ा सा मैं उस पर कॉमेंट करें उस पर। आज जुल्फकार मिर्जे ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है एक जी, उसमें बड़े सीरियस किस्म की उन्होंने बातें की हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा मैं ना उनको टच कर लूँ। वो ये कह रहे हैं कि एक तो उन्होंने उस पर उन्होंने ये कहा है कि वो जो बातें पहले भी कहते रहते हैं कि अनवर मजीद जो हैं वो असल में वज़ीर आला सिंध हैं, कैम अली शाह नहीं है। और अनवर मजीद का ये बता दूँ
इनका एक अदद 20 अरब रुपए का स्कैंडल आने वाला है सामने। मैं एक आपको बड़ी खबर अभी दे रहे हैं आप, ये उसमें रख लें। और मसूफ के ऐसे ऐसी ऑफशोर कंपनियां और ऐसे ऐसे ऑफशोर अकाउंट्स, फेक जैली चीज़ें निकली हैं जी। तो और अगर मैं ये कहूँ तो ज़्यादा बड़ी बात ना हो जाए कि ये पिछले दिनों जो रोला हमने डाला हुआ था अयान अली का, तो पता ये अगर चल जाए कि जहाँ से बिलावल भुट्टो साहब को न टिकटें जारी होती थी, वहीं से अयान अली को टिकटें भी जारी होती थी। ये लंबी कहानी है, सही लंबी स्टोरी है, फिर किसी वक्त के लिए उठा के रखते हैं। उसमें साथ में जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ये कह रहे हैं कि मुझे कत्ल कराने का टास्क दिया गया है और उन्होंने कहा है कि जो मुक़्तदर हल्के हैं वो मेरे और मेरी ख़ानदान को वो प्रोटेक्शन फराहम करें। सो अब सिंध में लगता है कि बहुत कुछ होने वाला है कि अगर इंटीरियर मिनिस्टर ये कह रहा है कि मेरे कत्ल के अहकाम जारी कर दिए गए हैं और पुलिस के जरिए मुझे मरवाया जाएगा, तो उसके बाद आप देख लें कि ये मुल्क जो है कौन चला रहे हैं, किस तरीके से चला रहे हैं। सो मैंने कहा जरा इस पे भी रोशनी डाली जा रही है। और अनवर मजीद जो है, अनवर मजीद वाकई उनके बहुत बड़े उनके खिलाफ जो इंक्वायरी रिपोर्ट हुई है वो है मेरे पास, हम किसी वक्त उसको आपके सामने ले भी आएंगे। उसमें बड़े खौफनाक इंकशाफात हैं अनवर मजीद साहब जो वो क्या चीज़ हैं। और जो सबसे बड़ी मेरा ख्याल बिलावल भुट्टो के लिए परेशानी की बात होनी चाहिए, बिकॉज सो फॉर दिस बॉय इज वेरी क्लीन, कि अगर कुछ साबित हो गया जो कि है कुछ कि जिस जगह से बिलावल भुट्टो की टिकटें कराची से अरेंज की जाती हैं वहीं से अयान अली की टिकटें भी अरेंज होती हैं, तो मेरा ख्याल बिलावल जैसे क्लीन आदमी के लिए जहां सुल्ताना पढ़ती थी वहीं सुल्तान पढ़ता था, बस ये कर लें, ये हो सकता है। सो ये बाकी चीजें रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। सो ये जो सारे के सारे हम चीज़ें देख रहे हैं ना, जिस पे जरदारी साहब कहते हैं कि पहले जनाब के शरीफ ख़ानदान से शुरू करें, वज़ीर आज़म ख़ानदान से, हर जगह वो कहते हैं जहाँ से ईंट रोड़ा उठाए ना नीचे से ये सारे इन सब लोगों के स्कैंडल निकलते हैं एक एक के एहतिसाब के शिकंजे में सभी आने वाले हैं। सारी डील है, ये सिर्फ ये लोग प्रेशर ग्रुप्स हैं। सही, वो कह इस हाथ दे उस हाथ ले वाला हिसाब है। जरदारी साहब ने सबसे पहले ऑफशोर कंपनियां बनाई थी, सरे माल ऑफशोर कंपनी के जरिए उन्होंने खरीदा था। बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि वजीर आज़म साहब का हिसाब शुरू करें, ये सिर्फ अपनी प्राइस बढ़ा रहे हैं, अपना प्राइस टैग ऊपर कर रहे हैं। जो तोता इस वक्त है ना, जो पहले रेंजर्स के पास था तोता, अब वो है नैब के पास है, जिसका नाम डॉक्टर आसिम हुसैन है, जिन्होंने कनाडा से भी अब उन्होंने मदद मांग ली है। ये तोते को छुड़ाने के लिए प्राइस टैग है सारा, और ये फिर दोबारा वही काम होगा। और लास्टली में इस पे बात करके फिर शौकत अजीज पे आते हैं कि सेनेट में अब आपको मोस्टली डोमिनेंट लगती है पंजाब ये पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, एतजाज इज लीडिंग देम। वहां पे आपको डिफरेंट क्राउड नजर आता है। यहाँ पे कौमी असम्बली में खुर्शीद शाह जो है वो सिंध से है, उनकी पॉलिसी डिफरेंट है। सो जरदारी साहब दोनों को खिला रहे हैं, बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं, दोनों को खिला रहे हैं। उधर सेनेट में उन्होंने एतजाज हसन साहब को खिलाते रहते हैं कि आप अपना खेल शुरू करें, यहाँ पे उनके पास खुर्शीद शाह साहब को रखा हुआ है, और दरमियान में वो नौजवान वो फंसा हुआ है, वो जो इस तरह के बयानात उससे दिलवाए जा रहे हैं कि पंजाबिस्तान किया जा रहा है, कि पंजाबियों को कितनी बड़ी तादाद जो है वो पीपल्स पार्टी की हामी रही है। मतलब आपने कार्ड खेलना था तो कोई ऐसा खेल है, सरायकी इलाके का कार्ड आपके पास बेहतरीन था जो आप नहीं खेल सकते। बच्चे की चूसनियां बदलते रहते हैं, कभी ये वाली, मेरा ख्याल जाती कर रहे हैं। लास्ट इसको कंक्लूड करूं, ये समझदार लोग थे कि जहां से अयान अली की टिकटें ले जा रहे हैं, जिस अकाउंट से, चलो स्पेसिफिक कर देता हूं, जिस अकाउंट से पेमेंट अयान अली की हो रही थी टिकटों की, वहीं से बिलावल भुट्टो की हो रही थी। बिलावल को तो नहीं पता इन चीजों का, अब और बिलावल पे कोई इल्जाम भी नहीं लगाया, लेकिन करियर का आगाज है उसका। बिलावल को कहाँ एक्यूज कर, भाई कल को मैं अपने बेटे के लिए कहीं से भी मैं उनके टिकटें अरेंज करूं, मेरे बेटे को क्या पता बाजूर क्या कार्रवाइयां फरमा रहे हैं, क्या वारदातें कर रहे हैं, वो तो ये फरमाएंगे कि मेरे वाले साहब ने अरेंज कर दिया तो मैं ट्रैवल करूं। सो ये बड़ी सारी चीजें, माफ कीजिएगा ये आप टिकटॉक तक क्यों है, वही वकील जो असुजदारी के थे वही वकील अयान के हैं, वही गाड़ियां जो असुजदारी यूज करते थे वही गाड़ियां वहां चल रही हैं, तो एक टिकटों पे क्यों कह रहे हैं? बिलावल का मैं कह रहा हूं, बिलावल का इमेज उस बेचारे के साथ जाती है, उसके साथ है, गलत कर रहे हैं, उसका मुस्तकबिल है, उसके फ्यूचर पॉलिटिक्स है, देर आएगी, उसको ना करें। एक है लड़का जो भी है जैसे भी है टेक ऑन करता है, बात हो रहा है, कम से कम बयानात तो देते। इमरान खान से तो वो बयानात ही नहीं दिए जा सकते। जो मुल्ला उमर पे उस पे मंसूर पे बयान है वो आपके सामने है, जो हकीमुल्लाह मसूद पे है वो सामने है। बिलावल को कुछ भी कहें कम से कम वो इन चीजों पे स्टांस लेते हैं, लेकिन साथ में ये चीजें भी चल रही हैं कि अयान अली को जिस अकाउंट से पेमेंट कर ना की जा रही है, अनवर मजीद साहब इसमें हैं, शामिल हैं, वो जो बिल्कुल ये तो आपने ब्रेक कर दिया, क्लासेस में इंशाल्लाह किसी दिन डिटेल लेके आएंगे, बातें अगर हम करते रहेंगे। अब आते हैं जरा जो कल हमने शौकत अजीज साहब जो हैं उन्होंने प्रीएम्प्ट करने की वैसे कोशिश की थी, वो जो कोई अपने उन्होंने कहा कि मैं अच्छा बन लूँ। मुझे आज ना एक दोस्त मिल गए वहाँ पे, हमारे मेहरबान अनवर महमूद साहब हैं, आज उन्होंने अफ्तारी रखी हुई थी इस्लामाबाद क्लब में, वहाँ पे 2-3 दोस्त मिल गए, उन्होंने कहा जनाब आपने बड़ी ज्यादती की है। आज वो किताब लेने के लिए गए वहाँ पे, जो इस्लामाबाद में 2 बड़ी बुक शॉप है, मिस्टर बुक्स है वहाँ पे, यूसुफ भाई हैं और एक अहमद है यहाँ पे सईद बुक्स के इसमें जिना सुपर में। उन्होंने कहा जनाब कि कल का जो आपने कॉलम भी लिखा, फिर प्रोग्राम किया कि डब्बा है,
कहते अल्लाह के फजल से कोई किताब नहीं बिकी, कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है उसमें। मैं कि जनाब कि जिस बुक में 3 बड़े अहम वाकयात का जिक्र ना हो, लाल मस्जिद ना हो, 3 नवंबर की इमरजेंसी ना हो, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उसको डब्बा ही करार देंगे। उसके बाद मैंने क्या कहानियां सुनने का, सिटी बैंक में मुझे फलां उठ के मिला, फलां मुझे दरवाजे तक छोड़ने के लिए गया, उसने मेरी चाय पिलाई मुझे और हाथ मिलाते तस्वीरें लगा दी, बस वो कर दी सारी की सारी। असल जो डाका पड़ा है इस मुल्क पे, जो इस मुल्क के बहुत कम लोग जानते हैं, ये मेरे पास इतना बड़ा एक और किताब ये क्या है क्लास है सर? ये किताब एक उनकी शौकत अजीज साहब की किताब कल आपने देखी है, एक हम किताब ले हैं। पुराने जख्म शौकत अजीज ने जो है ना वो दोबारा हरे कर दिए सर। ये वो है, ये पूरा रिकॉर्ड है कि शौकत अजीज साहब जिस मुल्क पे 9 साल न वजीर आजम और वो रहे हैं, न फाइनेंस मिनिस्टर, इनको सरकारी तौर पर पाकिस्तानी तारीख में सबसे ज्यादा सरकारी तहफ वो शौकत अजीज को मिले हैं। 1122 के करीब या 26 के करीब मिले हैं, जिनकी मालियत जो है करोड़ों रुपए में थी, लेकिन इन्होंने अंडर एस्टिमेट करा के ये अपने साथ जब गए यहाँ से, ये नवंबर दिसंबर में गए 2007 में, जो त्यारे में सबसे ज्यादा सामान था ये वो सरकारी तहफ थे जो इनको दुनिया भर से वसूल हुए। सही। इन्होंने तोशा खाने में या कैबिनेट डिवीजन के पास होता है, जमा कराने की बजाय इन्होंने एक एक चीज संभाल के रखी और कीमतें इनकी इतनी कम रखी। मतलब आपको मैं बताऊंगा, मैं आपसे कीमत पूछता हूं, ये वहां पे तशरीफ ले गए नेपाल। अब जरा कहानी सुना कि इस मुल्क में वो कहते हैं नाम बड़े दर्शन छोटे, ऊंची दुकान फीका पकवान, ये इन्हीं लोगों पे साबित आती है। कितने बड़े बड़े लोग थे और कैसे बुरे तरीके से एक्सपोज हो रहे हैं, इनकी हमें उसका पता चल रहा है कि एक ये वहां तशरीफ ले गए नेपाल। इनको गवर्नर नेपाल ने इनको और इनकी मिसेज को उन्होंने गिफ्ट दिया, जैसे होता है, उन्हें स्कार्फ दिए सिल्की, ये वापस तशरीफ लाए। इन्होंने वहां पे इनकी कीमत लगनी होती है तोशा खाने में कि ये इसकी कीमत कितनी है, कि उसका एक असूल इन्होंने ही बनाया हुआ है, वो जो चेंज भी करते रहते हैं। उस असूल के तहत 10% आप दें किसी चीज का, एक लिमिट तक आपको फ्री होता है। 10,000 का गिफ्ट है या 50 का है, जो कीपिंग ऑन रैंकिंग। शौकत अजीज साहब को भी साफ दर वजीर आजम थे, इनको जनाब सिल्की इनको स्कार्फ मिले। अंदाजा करें इन्होंने उनकी क्या कीमत लगाई होगी। गवर्नर आपको नेपाल दे रहा है, एक पेयर दे रहा है, मैं आपको चलो आपके साथ कसौटी नहीं खेलता, इन्होंने वापस आकर उसकी कीमत 25 रुपए एक स्कार्फ की लगाई। ये 25 रुपए में तो लंडा बाजार से अच्छा, अब आप कह रहे हो मैं ये मतलब ये मजाक कर रहा हूँ आपके साथ, कोई लंडा ही लगता है, क्या है ये सही नहीं है। 15 रुपए पे स्कार्फ, मतलब वो इतना गरीब था नेपाल का गवर्नर, उनको मतलब हम बैंकर थे, अकाउंटेंट थे, यही काम सिटी बैंक में करते थे, 25 रुपए मनी लॉन्ड्रिंग करवाते थे। 25 रुपए कीमत लगाएगी एक स्कार्फ की और घर ले गए लें। अच्छा चलो ये तो हो गया, आगे सुने, इस बात पर नहीं हंसना, जो अगली बात बता रहा हूँ कि कैसे कैसे डजे मारी है इन्होंने। मतलब वही बात, नाम बड़े दर्शन छोटे। वहाँ शहजादा चार्ल्स आए थे 2006 में, आपको याद आ जाएगा, ये वजीर आजम थे, अपनी वो क्वीन के साथ आए थे सर। वो आए, उन्होंने कहा जनाब कि हम ये मुल्क के वजीर आजम से मिलने जा रहे हैं पाकिस्तान के, तो उनके लिए गिफ्ट क्या लें। अच्छा। उनकी बेगम साहबा इनके लिए हैंड बैग लाएं। ये चार्ल्स की जो क्वीन थी वो इनकी मिसेज के लिए या रुखसाना शौकत अजीज के लिए हैंड बैग उन्होंने गिफ्ट दिया। आपको पता है कि इस किताबचे में हमारे ग्लैडिएटर ने क्या कीमत लगाई शौकत अजीज साहब के लिए? कितनी? उन्होंने कहा जनाब कि ये जो वहां से शहजादा और शहजादी हैंड बैग लाए हैं, इसकी कीमत 300 रुपए। ये सुल्तान की कुई से लाए थे या बिलालगंज से लाए थे? आगे सुने, मेरा अपना एक वो हंच है कि वो ब्रिटिश एम्पायर का शहजादा मालिक, जहाँ सूरज नहीं गरूब होता, गरीब हो गए बेचारे, उन्होंने क्या किया होगा। अब मैं जरा गैस करता हूँ, मैं भी लंदन में रहा हूँ, आप भी आते जाते रहे, मेरे लंदन के दोस्त अगर सुन रहे हैं उन्हें भी समझ आ जाएगी। मेरा ये ख्याल, बकिंगम ये पहले से वो चली हैं, उन्होंने वहां से ट्रेन पकड़ी है, रेड लाइन ही जाती है, वो इल्फर्ड गई हैं। अच्छा। और इल्फर्ड के उन्होंने जाके वहां से किसी पाउंड शॉप है, वहां पे पाउंड शॉप में हर शय मिलती है, बैग भी मिलते हैं, आपको पेप्सियां भी मिलते हैं। तो शहजादा और शहजादी शौकत अजीज के लिए लंदन की पाउंड शॉप से बैग ले आए थे। वैसे उन्हें भी थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए था कि कितना बड़ा आपका नाम है, उसका शहजादा चार्ल्स का, और कहां से लेके आए? मैं ये कह रहा हूं सिंपल ऑन ए सीरियस नोट। अब जरा सुने कि इनको क्या क्या मिला है। छोटी सी ब्रेक ले लें। अभी ब्रेक में से लेनी चाहिए कि उसके बाद लोगों को भी सांस लेने दें। नाम बड़े हम वजीर आजम बनाते रहे इस मुल्क में, और दाद है जो कि उनको वजीर आजम जिन्होंने सिलेक्ट किया और अभी भी सलूट लगते हैं उनको। अभी भी मतलब जो यहाँ पे 1126 करोड़ रुपए की कीमतें कैसे लगी हैं कि जो लेडी क्वीन लेके आ रही है बैग वो 300 रुपए का है, गवर्नर नेपाल इनको स्कार्फ दे रहा है वो 25 रुपए का है। ये शौकत जी सब इस तरह कीमतें लगवा के बांध देंगे। छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। नाम बड़े दर्शन छोटे। बिल्कुल, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, जब वापस आएंगे तो नाम बड़े दर्शन छोटे, ऊंची दुकान फीका पकवान की तो बात होगी। इसके साथ साथ नैब का किरदार और गैर मुल्की फर्म्स के साथ किए जाने वाले गलत मुआहदों पर भी बात होगी। हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। तो क्लासेस साहब, ऊंची दुकान फीका पकवान, क्या मजीद डिटेल्स हैं? नाम बड़े दर्शन छोटे बड़े लोगों की कहानी जो सिटी बैंक से आए थे। मतलब हमारे जैसे, चलो वो कह सकते हैं देहाती लोग, हमारे अंदर कोई हमारी ग्रूमिंग में मसले हो सकते हैं, हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, हमारे ज़्यादा पेरेंट्स, मेरे तो वालिदैन ही पढ़े लिखे नहीं थे, आपके तो माशाल्लाह पढ़े लिखे थे, अब्बा ने लीड थी, बहर रहे, सिंगापुर रहे, दुबई रहे, आप सऊदी अरेबिया में रहे, शहजादों से दोस्तियाँ थी। और उसमें से क्या निकला है आपके अंदर में से कि आपको गवर्नर नेपाल आपको स्कार्फ दे रहा है और 25 रुपये कीमतें लग रही हैं। उसके बाद आपको उसकी वो आ रही, वहाँ क्वीन आ रही, इंग्लैंड की जो पूरी बरतानिया को क्वीन है, वो आपके लिए हैंड बैग ला रही है, आपकी मिसेज के लिए कीमत 300 रुपये लग रही है। मतलब अच्छा आगे सुने, बड़ी मजे की चीजें बताएं आपको। वो ये इनको ज्वेलरी सेट 20 मिले हैं। अच्छा 20 ज्वेलरी सेट है, इसके बाद तो आपको जेलस होना चाहिए वैसे। 20 ज्वेलरी के सेट मिले हैं शौकत अजीज साहब को एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान या एज फाइनेंस मिनिस्टर, जो इनके मिसेज को मिले हैं। तलवारें हैं आमिर साहब, जिसका आप जिक्र करते रहते हैं। अच्छा 225 किताबें, ये मेरे लिए हैरानी की बात है। शौकत अजीज साहब को भी किताबें भी मिली हैं जो मोस्टली मेरा ख्याल तोशे खाने में रख गए होंगे ये। इसके बाद घड़ियां मिली हैं जनाब 27, और ये आम घड़ियां नहीं थी। इसके बाद डेकोरेशन पीसेज लिए इन्होंने जनाब 68, तस्बियां लिए 4, सही, एक अदद कुल्हाड़ा डैगर, मतलब कुल्हाड़ा मेरा ख्याल हमारा ट्रांसलेशन जो की डैगर होगा। खंजर 14 खंजर भी ले गए, पता नहीं ये बकरा ज़बह करते हैं ईद को। अच्छा 14 खंजर, इसके बाद 11 कलीन, अच्छा 32 बोर पिस्टल एक भी लिया है, सोने का खंजर भी ले गए हैं। अच्छा। ये भी जनाब अली। उसके बाद जनाब MB5 गन, अच्छा बंदूकें भी रखते हैं शौकत अजीज साहब, पर रखते क्या मुफ्त में मिल रही थी। इसके बाद इनको 15 मोबाइल फोन वो भी गिफ्ट मिले हैं। अब अंदाजा करें कि आम टेलीफोन नहीं थे, वजीर आज़म पाकिस्तान को गिफ्ट, पता नहीं 15 के इन्होंने टेलीफोन क्या करने थे, वो भी ले गए। अच्छा ब्रेसलेट इनको मिले हैं जनाब, 2 हाथ वाले पंखे वो भी लिए हैं इन्होंने जनाब, आपको लोड शेडिंग का जमाना है। अच्छा 12 बोर की गन्स हैं वो लिए हैं, कावा सेट है, बॉल पॉइंट्स वो भी नहीं छोड़े, बॉल पॉइंट्स भी ले गए हैं, सब ले गए। अच्छा हाँ नेकलेसेस, बेनजीर भुट्टो पे मुकदमे बने थे, स्विस केस को भुगतती रही हैं। इल्जाम ये था कि नेकलेस लिया है आपने जनाब वहां स्विस कंपनी से, और यहाँ लीगली तौर पर शौकत अजीज अकेले 13 नेकलेसेस ले गए, 6.5 ले गए, पूछने वाला नहीं, 6.5 पता नहीं वो क्या करनी थी उन्होंने, शालें 12, इसके बाद कप 17 अच्छा निकर भी ले गए नहीं वो निकर तो बहुत जरूरी थी ना, निकर तो जाहिर है, निकर के बगैर तो गुजारा नहीं। लिखी हुई है, मैंने नहीं कहा, ये डॉक्यूमेंट में है सर। इसके बाद पेपर कटर जो है 2 अदद वो भी ले गए सर। अब अगर मेरा ख्याल हमारे उस पर देख रहे हैं, अगर आप इजाज़त दें कि हजूर यहाँ दावा फरमाते थे, अच्छे भी बनते थे कि मैं हुकूमत पाकिस्तान तनख्वाह नहीं लेता, भाई मेरे तनख्वाह ना ले, आप निकर ले लें हमारी, मैं निकर ले गए हैं सर। अच्छा इसके बाद सोने की अंगूठियाँ ली हैं, नेकलेसेस से निकर तक है, हमारे अगेन किस्मत खान है और बाकी हमारी जो टीम है, आई मस्ट मतलब है उनको कम्प्लीमेंट मुझे करना चाहिए। इमरान मगराना है, राना साहब हैं, राना अशरफ हैं, और साथ में वजिया हैं, हमारे प्रोड्यूसर हैं, बड़ी मेहनत की है ये डॉक्यूमेंट्स ये निकालने के लिए। सबीन नवाज़ हैं, तो इन्होंने अच्छा खासा आके इस पर काम किया है। जहद बलोच हैं। अब इसमें ज़रा अब डिटेल पढ़ते जाएँ कि इनको क्या कुछ नहीं था, नहीं मिला। टोनी ब्लेयर की अहलिया ने हैंड बैग दिया, वो भी 300 रुपये उसकी कीमत लगाई। अच्छा इसके बाद एक चीनी वजीर आजम की तरफ से पांडा मिला, उसको 1500 रुपये में ये पैंडा था, ये घर का पांडा लगता है, पता नहीं ये क्या लगता है सर। अच्छा एक चीन से ज्वेलरी बॉक्स मिला, शौकत अजीज 6500 में ले गए। अच्छा एक इन्होंने काम किया था जो मुझे याद है, स्टोरी छपवाई थी, इन्होंने तमाम सेक्रेटरीज को 200-250 लोगों को इन्होंने जब वजीर आजम बने हज करवाया था। अच्छा। और फरमाया था मैं अपनी जेब से पैसे दे रहा हूँ, बड़े कॉलम लिखे गए थे इनकी शान में। हाँ। और कौमी असम्बली में वहां पे पेश हुई डिटेल्स, पता ये चला सारे के सारे पैसे वो टैक्स पेयर्स की ये मनी थी, सरकारी हज करवाए थे। ये बड़ा झूठ जो इनके क्रेडिट पे आना चाहिए था, 1 करोड़ रुपया। अच्छा इसके बाद शौकत अजीज को बांग्लादेशी वजीर आजम ने एक मोतियों का हार दिया, कीमत 5000 रुपए। ये 5000 का सुपर मार्केट से भी आपको हार नहीं मिलता। अच्छा एक इनको नेकलेस दिया श्रीलंकन, उन्होंने वजीर आजम ने, शौकत अजीज ने 5000 रुपए उसकी कीमत लगवाई, मुफ्त में घर ले गए। अच्छा बहरीन के वली अहद की तरफ से तलवारें मिली 9000 रुपए में। इसके बाद एक बहरीन के वली अहद की तरफ से नेकलेस मिला 15000 रुपए में। इसके बाद इनको चीनी वजीर आजम ने को DVD के सेट दिए। हाँ रोलेक्स घड़ी 1,30,000 रुपए वो ले गए सेट।
कि वैसे तो हमने डिटेल दे दिए। सो बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं, माल है, बताया है, और मसूफ अब भी बड़ा क्रेडिट लेते हैं कि मैंने इस पाकिस्तान के लिए बड़ा कुछ सेक्रीफाइस किया। क्या किया? हजूर आपने सेक्रीफाइस नहीं किया था, आपने सरमायाकारी की थी, आपने अपना CV बेहतर किया था। ये आपकी वो सरकारी लूट मार की कहानियां हैं। इतना बड़ा और जब शौकत अजीज को ये चीज़ें बताई गई, मेरी एक दफ़ा उनसे बात हुई है इस मसले में, उनका पॉइंट ऑफ व्यू दे दूं, तो उन्होंने कहा खलासा साहब इसमें व्हाट्स रॉन्ग, एवरीथिंग वाज लीगल। मैं कि सर कोई खाज आसे वाली बात होती है, कोई अखलाकियात होती है। सिटी बैंक के लिए मनी लॉन्ड्रिंग अरबों की हुई थी, तो उनको तो ये दुआने का काम लगता था। अच्छा, मुझे कहा, उन्होंने खुद बात हुई शौकत अजीज साहब से, वो फरमाते हैं, उन्होंने कहा इसमें क्या इलीगल, एवरीथिंग वाज लीगल। मैं कि सर बाज़ दफ़ा ना ख्वाजा आसिफ की बात याद आती है, कोई थोड़ी सी हल्की सी कोई कहीं से, आप वजीर आजम थे, आप इतनी सारी कीमती चीजें घर अपना भरते जा रहे थे, सही, मतलब आपको चाहिए था तोशा खाने में जमा कराते, इनको वहां पे इनको ऑक्शन किया जाता, तो ये टैक्स पेयर का पैसा। अब इनको कितने गिफ्ट मिलते हैं, चलो अगर आपको जात की वजह से गिफ्ट मिलते थे तो अब आपको कितने गिफ्ट मिल रहे हैं? यहाँ 1126 जो गिफ्ट हैं आप लेके गए हैं। अब बताएं, जब से आप वजीर आजम आपने कितने दुनिया के मुल्क, हेड्स ऑफ द स्टेट, आपको क्वीन, शहजादे आपको गिफ्ट देते हैं। बिल्कुल, ये हमेशा आपको अपने ऑफिस की वजह से मिलते होते हैं, जो आपको जमा करवाने चाहिए थे। पता क्या जवाब देते हैं फखर से, कहते हैं बात सुने, आपको मेरे ऊपर तो बड़ा गुस्सा है, आर्गुमेंट सुने कि 1126 गिफ्ट थे, वो लीगली मैं ले गया, मेरे बनते थे। आप जनाब मुशर्रफ की बात नहीं करते, मतलब ताना सुने, जनाब मुशर्रफ की बात नहीं करते। दोस्तों पे क्यों जाते हैं? रीजन, जनाब मुशर्रफ ने से बड़ा छक्का मारा हुआ है वैसे। अच्छा, उन्होंने क्या किया कि जनाब मुशर्रफ साहब के रिकॉर्ड पे जो मेरे पास है 400 कुछ 70-80 के करीब हैं, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जनाब ये डिक्लेयर करने पड़ते हैं, बताना पड़ता है, फिर रख सकते हैं आप। उन्होंने बंद करो ये, क्या आपने यहाँ डिक्लेरेशन का ड्रामा शुरू किया हुआ है, क्योंकि कुछ ना कुछ पैसे तो देने पड़ते थे आपको, यहाँ पे 10% तो देने पड़ते थे। इन्होंने कवानीन में तब्दीलियां करवाई, अपने लिए लिमिट को ऊपर लेके गए कि इतने हजारों तक, लाखों तक फ्री आके रख सकते हैं। सो जनाब मुशर्रफ की मिसेस को, सहबा ये मुशर्रफ को, सऊदीज ने 70 लाख रुपए का नेकलेस और ज्वेलरी डायमंड सेट दिया था। 70 लाख कीमत तो इन्होंने लगाई थी, इट माइट भी 2-2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा होगा। सो जनरल मुशर्रफ ने जो समझदारी की, जो शौकत अजीज नहीं कर सके, कहते थे मुझे इस ईमानदारी का सिला दे, मुझे डिमांड किया उन्होंने कि जनरल मुशर्रफ ने 480 जब ले लिए गिफ्ट और मजीद मिल रहे थे, उन्होंने कहा जनाब ये दुकानदारी बंद करें, मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं रोजाना बैठ के आपको दे दूं, जो तोहफे आ रहे हैं आर्मी हाउस पहुंचाते रहो, इसको डिक्लेयर करना उन्होंने बंद कर दिया था। सो शौकत अजीज को एक क्रेडिट दे सकते हैं, उन्होंने डिक्लेयर किए, मतलब उन्होंने बताया। अच्छा, ये आसान नहीं कर रहे थे, क्योंकि एक जो होस्ट कंट्री होता है ना, जो तोहफे देते हैं, एक लेटर वो फॉरेन ऑफिस को लिख देते हैं कि आपके साहब तशरीफ लाए थे, उनको हमने फलां चीजें दी हैं। सो वो आपको एक लेटर आ जाता होता है, डिक्लेयर करना पड़ता है, ये है। और एक लास्टली मैं जाते जाते बता दूं कि अमीर मुकाम साहब जो है जनाब मुशर्रफ के बड़े करीबी थे, रम्सफील्ड थे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। हम किसी वक्त कहेंगे तो जनाब मुशर्रफ के भी दोबारा आपको दिखा देंगे सारी चीजें कौम के लिए, कि आप देख लें जनाब मुशर्रफ साहब क्या कुछ ले गए थे। उनको रम्सफील्ड ने 2 पिस्तौल दिए थे, ठीक है, और इतने करीबी थे अमीर मुकाम, जो आजकल ये नवाज शरीफ साहब के दाएं बाएं नजर आते हैं, कि जनाब मुशर्रफ ने एक पिस्तौल तोहफे के तौर पर उन्होंने अमीर मुकाम को दिया था, जो रम्सफील्ड ने इनको दिया हुआ था। ठीक, और लास्टली कि नवाज शरीफ साहब को भी एक अदद पिस्तौल का तोहफा मिला हुआ है, जिसका लाइसेंस इन्होंने बनवाया है चौधरी चौधरी निसार अली खान को कह के, जो ये DGIS थे, जब ये मिलने के लिए गए, इन्होंने नवाज शरीफ साहब को एक तोहफे में पिस्तौल दिया, जिसका लाइसेंस जो उन्होंने बनाया। बस इतनी कहानी थी लूट मार की। वही आखिर में मैं ये कह सकता हूँ, नाम बड़े दर्शन छोटे, मगर खुद को अभी भी फरिश्ता कहते हैं। फरिश्ता, उनकी किताब पढ़ के देखे, उन्होंने कहा ना मैंने मुल्क और कौम की खिदमतें नहीं की भाई साहब, आपने लूटमार की है, इस मुल्क के खजाने के साथ की है, दोस्तों को नवाजा है, बैंक आपने बेचे हैं, इनके दौर के बड़े बड़े स्कैंडल्स हैं, कहेंगे तो किसी वक्त हम दोबारा ले आएंगे, महज किताब में लिख के फरिश्ते नहीं। बिल्कुल ठीक है क्लासा साहब, हम छोटी सी एक ब्रेक पर जा रहे हैं, एक ब्रेक पर हम जाएंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले ख्वाजा आसिफ साहब है, उनका एक छोटा सा शॉट आपको सुनाना चाहेंगे, वो आप शॉट सुनिए, हम छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, कुछ बात करेंगे नैब के किरदार पर हमारे। लेकिन इन लोगों को भी थोड़ी सी ग्रेस होनी चाहिए, थोड़ी सी एथिक्स होनी चाहिए, थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए, थोड़ी सी हया होनी चाहिए, कि यहाँ आके बैठते हैं और बाहर जाके कहते हैं कि धांधली की असेंबली है। प्लीज खामोश हो।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आमिर मतीन साहब, आपकी तरफ आऊंगी। नैब की कुछ हम बात करना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि ये गैर मुल्की फर्म्स के साथ आखिर मुआहिदे क्यों की गए थे? ये तनाज़ा आखिर कौन सा जो अभी तक नहीं हल हो पाया? ये स्टोरी बड़ी मज़ेदार है, और जिस तरह अभी ये शौकत अजीज़ की कहानी सुन रहे थे कि पता नहीं ये जो किताब लिखी गई है करोड़ों पिछले बचाने के लिए लिखी गई या अगले, ये भी उस तरह की मज़गा खेज़ है कि नैब जिस पे इस वक्त पाकिस्तान में सबसे जो बज़ वर्ड है वो है जो एहतसाब, करप्शन, और ये पैनामा लीक्स और दुबई लीक्स, और ये अगर पैसा फ़र्ज करें आइडली नज़र नहीं आता, अगर आ भी गया तो ये आके जाएगा किधर? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि नैब इसकी कहानी के इसकी परफॉर्मेंस पिछले 15 साल का एक वाक़या है। कहने को ये एक वाक़या है, मगर ये नैब को डिफाइन करता है कि ये नैब कर क्या रही है, और ये नैब से ज़्यादा एक सर्कस लगती है कि 2002 में नैब ने एक कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी ब्रॉडशीट, उसके साथ एक माहदा किया एसेट रिकवरी का एग्रीमेंट कि जनाब दुनिया भर में यहाँ तो है, जिस तरह ये स्विस अकाउंट आ गए या बाहर से पैसे पकड़ गए तो आप हमारी हेल्प कीजिएगा, उसमें से 20% हम आपको देंगे। अब उस कंपनी ने तशरीह ये की कि जनाब ना सिर्फ के बाहर से जो पैसे की रिकवरी होगी, जो पाकिस्तान से भी रिकवरी होगी, ठीक है, हम उसमें से भी 20% लेंगे। ठीक है। अब ये एग्रीमेंट लिखने वालों ने इस तरह के अबहाम छोड़ दिए। ठीक। तो उसके बाद पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा केस हुआ था कि एडमिरल मंसूरुल हक साहब जो है वो वहां से अमेरिका से फाइनली पकड़े गए और उनके से 6-7 बिलियन शायद डॉलर निकला। तो उन्होंने ना सिर्फ के वो वाले पैसे रख लिए, उनको पकड़वाया, वो पैसे रिकवरी की और वो पैसे रख लिए। और क्योंकि नैब का रिवाज है कि ये एक्सपैंड अपने एग्जैजरेट मुबालगे के साथ अपनी ना परफॉर्मेंस दिखते हैं, तो ये सालाना अपनी वो एक किताब इशू कर देते थे कि जनाब हमने इतने अरबों का फायदा कर दिया, ये रिकवरीज हो गई। आपने बताया है कि जनाब इतने पैसे आपने कमाए हैं, पाकिस्तान से पकड़े, इसमें से 20% हमने दे। ठीक ठीक। इन्होंने कहा किसमें, तुम्हें तो बाहर के देने थे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये मायदा आपका। उन्होंने इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में जाके इनको $500 मिलियन का दावा कर दिया कि ये 50 अरब रुपया है कि ये आपने हमारा देना है। असल कहानी उसके बाद शुरू होती है कि उसके बाद से 34 करोड़ रुपया पाकिस्तान तकरीबन जो है ना उनको दे चुका है, वकीलों की फीस और उसमें और मुख्तलिफ डिलीवरी में, कि वो अभी जा चुका है और अभी पता नहीं कितने करोड़ जाएंगे। और ये जो पैसे अगर रिकवर भी हो गए तो ये 20% उसका उनके पास जाएगा। सही। उसके बाद बड़ी मुश्किल से सेटल पर 2002 से जनरल मुनीर हफीज के ज़माने से सिलसिला चल रहा है, 14 साल से सिलसिला चल रहा है। उसके बाद उनसे सेटलमेंट होगी, यहाँ से बड़े बड़े महंगे वकील भेजे गए। एक वकील साहब जो है ना आजकल पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल हैं, अख्तर वसाफ अली साहब, ये मेन उनके लीगल एडवाइजर नैब के, ये बड़ी खबर दे रहे हैं। जी जी जी, ये लीगल एडवाइजर थे उनके। तो एक वकील, और ये बड़ी बड़ी फीसों पे, करोड़ों रुपए की फीसों पे बाहर से हायर किए गए बंदे और यहाँ से हायर किए। उन्होंने सेटलमेंट की कि जनाब ठीक है, हम $1.5 मिलियन तकरीबन 15 करोड़ रुपया, 15 करोड़ देखें, अब हमारे साथ ज्यादा ना करें, 15 करोड़ ले लें। उसके बाद कहानी सुने, वो पता चला कि जिस कंपनी को दिए गए हैं वो मैनेजमेंट उस ब्रॉडशीट कंपनी की बदल गई थी और वो गलत मैनेजमेंट को पैसे चले गए। सही, चेक करें, मतलब ये नैब के काम, ये लीगल काम। ये वो मुल्क है जिसमें $70 अरब जो लोन ले चुका है, वहां गलती से एक पार्टी की बजाय दूसरी के पार्टी अकाउंट में पैसे भेजे गए। हर साल ये सप्लीमेंट्री उसमें चेक कर ले, नैब के कोई अफसर ने मिलकर ऑफशोर कंपनी ना बनाई हुई है उसके साथ। तो ये जो ऐसी गलतियां करते नहीं है साहब, यही तो बात है कि किसी को आज तक नहीं पड़ा, किसी ने नहीं पूछा कि जनाब उनके चेक नहीं किए थे कि देने फॉर एग्जांपल पैसे आपको या दे मैं आपको दूं। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा जनाब वो तो आपने किसी और को दे दिया, हमारी तो मैनेजमेंट बल्कि है। दोबारा $500 मिलियन का वो अभी चल रहा है और अभी तक वो मामला चल रहा है। और अभी ये सारे पुराने जो नैब के पुराने चेयरमैन हैं, 4-5 पिछले दिनों फिर लंदन गए हुए थे, वहाँ पेशियां चल रही हैं, होटलों में ठहरे हैं, वकीलों की फीसें अभी भी चल रही हैं। 34 करोड़ जा चुके हैं, अभी पता नहीं कितने करोड़ जाएंगे। और उसके अंदर जो सबसे मजेदार बात यह है कि इसमें आगे उनको समझ नहीं आ रही कि इसको करना क्या है। और जो है कि इसमें जितना नैब ने टोटली रिसेंटली अभी डिक्लेयर किया था कि जी हमने इतने पैसे कमाए, और उसके अंदर ऑफ कोर्स जो है जो पैसे उन्होंने बताया था, जितना नैब ने आज तक रिकवर नहीं किया उससे ज्यादा इस केस में खर्च चुके हैं। अगर उसमें से निकाल दिया जाए कि वो जो काफी सारा पैसा था जो कि रीशेड्यूलिंग था वो भी उन्होंने डाल दिया था, उन्होंने उन सारे पैसों का भी 20% निकाल दिया हुआ। सही सही। सो टोटल जिनकी जो इनका ये पैसा 34 करोड़ निकाल दिया जाए
और जो ये हर प्ली बारंग में से अपनी परसेंटेज ले जाते थे पहले, अब थोड़ा सा चेंज किया है, वो ले जाते थे। बाकी एक्सपेंस गाड़ियां मिला जुला के हमें नैब जितने की पड़ रही है उस तरह नैब डिलीवर नहीं निकाल नहीं लोगों से जितने का हमें नैब का खर्चा चल रहा है। मामला अंदर सिर्फ ये गलत मुआहदे का है। क्लासेस साहब, मैं अपनी बात करूं या किसी भी आम शख्स की बात करूं, जब हम किसी कंपनी के साथ मुंसलिक होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, जो मुआहदा हम करते हैं, हम भी उसको बड़े आराम से बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। तो क्या नैब में जब मुआहदे साइन हुए हैं कोई समझदार शख्स अंदर मौजूद नहीं था जो इब्हाम आ गया? बड़ा अहम और इंटेलिजेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक लॉ मिनिस्ट्री आपने बनाई हुई है। लॉ मिनिस्ट्री का काम ये है कि तमाम मुआहदे जो हैं वेट कराए जाएं, उनको एग्जामिन करें। जजेस इन्होंने बिठाए हुए हैं, बड़ी बड़ी सैलरीज पे वकील रखे हुए हैं, रिटेनर पे रखे हुए हैं, और बहुत पुराने लोग बैठे हुए हैं जी, बड़े समझदार, जो मुल्क के मफादात को आके वो कर रहे हैं। पहले तो इन पे मुकदमा उन्हीं लोगों पे होना चाहिए था जिन्होंने ये एग्रीमेंट साइन किया था कि आप जब ये इसको बैठ के साइन कर रहे थे, वेट कराया नहीं कराया, अच्छा कराया तो फिर अब कहाँ पे मसाइल शुरू हो गए, और किसने वेट किया, और किसने वेट किया चाहिए। आपको जब पता था कि आपने उनको परसेंटेज देनी है तो फिर आपने फेक या रिकवरियां क्यों दिखानी शुरू कर दी? आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, मेरे जैसे एंकर्स को कह के हायर करके उनके जरिए टॉक शोज भी करवाए, आपने अपने हक में कॉलम भी लिखवाए, कहानियां भी लिखवाई कि हमने ये रिकवरीज कर दी हैं। आपको ये नहीं पता था, आप उनके साथ मुआहदा कर चुके हैं कि जो रिकवरी करेंगे उनको पेमेंट करेंगे, आप उनको पैसे दें। और इसमें ये चीज वही है, जो लोग वहां पे फल फ्रूट की रेडी पे खड़े होकर गरीब फल वाले को कहते हैं नहीं यार तू बड़ी महंगाई कर देती है यार, ये 100 रुपए किलो नहीं लावांगा तो मैं 95 रुपए किलो, जरा 5 रुपए अपने जाती जो है वो फ्रूट वाली रेडी को नहीं बख्शते। मुल्क के बकौल आमिर साहब के 34 करोड़ रुपए की वहां पे अगर फक्की लग चुकी है। एक इसमें पॉजिटिव चीज है, आमिर साहब तो नेगेटिव हो गए, हम प्रोग्राम को पॉजिटिव नोट पे जरा एंड करना चाहते हैं। इस बहाने नैब के अफसरान, पुराने नए, मौजूदा अटॉर्नी जनरल, लंदन की सैरें हो रही हैं, मार्क्स एंड स्पेंसर फिर रहे हैं, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में आ जा रहे हैं, वहां बैग लिए जा रहे हैं, बच्चों के लिए चीजें ली जा रही हैं, हमारे खर्चे पे। यही है कि मामला हल हो ना हो, लेकिन यहाँ पर जो बैठने वाले अफसरान हैं उनके गैर मुल्की दौरे जा रहे हैं, शॉपिंग जारी हैं। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।